जो हमने कॉन्सेप्ट्स उससे पढ़े थे उसकी थोड़ी सी थ्योरेटिकली यहाँ से देख लें, पेज नंबर 65। इसका ये जो लास्ट 4-5 बुलेट्स हैं ये देख ली थी। ये पढ़ी थी ये वाली बुलेट्स या नहीं पढ़ी? चलें इसको पढ़ते हुए। ये मैंने वर्बली वैसे आपको बता दिया हुआ है सारा, तो लेकिन एक बार यहाँ से पढ़ लें ताकि आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। Gain on the disposal of immovable property and securities shall be treated as a separate block of income and taxable at above prescribed tax rates। ये हमने पहले पढ़ लिया है कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के अंदर इसको डील करेंगे। ये सिक्योरिटीज़ के गेन की बात कर रहा है 37A के ऊपर। First point, on the other hand, gain on the disposal of capital assets of section 37 will be added to the normal income of the taxpayer and the taxable on the basis of tax rates applicable to such person। ये भी पुरानी बात ही है। The holding period shall reckon from the date of acquisition to the date of disposal। ये जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने वो जो फादर वाला था, फादर से इनहेरिटेंस में लड़के बेटे को गए थे, सैटरडे वाले दिन जो क्वेश्चन किया है उसमें देखा था ना हमने कि जो होल्डिंग पीरियड है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, जब इनहेरिटेंस में उसको बेटे को ट्रांसफ़र हुए थे, याद है ना? तो वो यही बात कर रहा है कि जब आपके पास उस एक्विजिशन में शेयर आता है खरीद के या इनहेरिटेंस में, जब आपकी अपनी एक्विजिशन में आएगा, जो बंदा बेच रहा है जिसकी हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन बना रहे हैं, जब उसकी एक्विजिशन में शेयर आएगा वहाँ से होल्डिंग पीरियड शुरू होगा। हमने जिस तरह उस क्वेश्चन में देखा था कि उसके वालिद साहब ने तो कब के लिए हुए थे, 2002 के आई थिंक लिए थे शायद, और उसके बाद 2004 में आए थे, ऐसे ही है। तो 2004 से फिर उसका होल्डिंग पीरियड स्टार्ट होगा। और कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ एनी सिक्योरिटी शैल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ FIFO इन्वेंट्री अकाउंटिंग मेथड। However, FIFO method shall not apply in respect of sale of share purchase on the same trading day. In that case, gain or loss shall be computed by the applying the average method. Basic rule क्या है? General rule FIFO। जनरल रूल ये है कि हमने कौन सा मेथड लगाना है? FIFO मेथड लगाना है। लेकिन अगर आप एक ही दिन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक ही दिन में सेल परचेज कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? हमें कौन सा लगाना पड़ेगा? वेटेड एवरेज लगाना पड़ेगा, फिर FIFO मेथड नहीं लगेगा। तो ये एक बेसिक चीज़ है, क्योंकि इसके बारे में यही पढ़ा था कि FIFO में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक दिन में नहीं कर रहे, अगले दिन बेच रहे हैं, तो यही अज्यूम किया होगा जो पिछले दिन खरीदा वही शेयर बेच रहे हैं। लेकिन अगर एक ही दिन में सुबह आपने ट्रांजैक्शन परचेज की 2 घंटे बाद फिर बेच दिया, फिर आपने खरीदा फिर बेच दिया, तो एक ही दिन में ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो जाएं तो FIFO लगाना एप्लीकेबल, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं रहता। तो इस वजह से ये उन्होंने लिखा है कि जनरल रूल यही है कि FIFO मेथड लगेगा, लेकिन सेम डे ट्रेडिंग की वजह से वहाँ पे वेटेड एवरेज लगेगा। लॉस सस्टेन्ड बाय पर्सन ऑफ द डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज़। आज से पहले वो लॉस हम पढ़ते थे उसका 37 सेक्शन 37 के शेयर्स का, प्राइवेट कंपनी शेयर्स का। ये सिक्योरिटीज के लॉस की बात हो रही है। शैल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द गेन ऑफ द पर्सन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एनी सिक्योरिटी। पहली बात, पहला रूल ये कि जो सिक्योरिटी का लॉस है वो सिक्योरिटी के गेन से ही एडजस्ट होगा। सही बात, इस तरह से। दूसरी बात, सच लॉस फ्रॉम द टैक्स ईयर 2019 कैन ओनली बी कैरी फॉरवर्ड अप टू 3 टैक्स ईयर। प्राइवेट कंपनी का कब तक था? 6 टैक्स ईयर। तो ये कितने, ये कब तक हो सकता है? 3 टैक्स ईयर्स इमीडिएटली सक्सीडिंग द टैक्स ईयर फॉर विच द लॉस वाज फर्स्ट कंप्यूटेड। जिस साल पहले साल में लॉस कंप्यूट हुआ है उससे अगले 3 साल। However, capital loss under section 37 can be adjusted against capital gain under section 37A। आगे चले, नहीं ये इग्नोर करें इसे। कैपिटल लॉस एडजस्टमेंट डिसअलाउड।
कैपिटल लॉस एडजस्टमेंट्स डिसअलाउड। इस वाली लाइन को इग्नोर करें, इस वाली लाइन के ऊपर भी ज़्यादा फोकस ना करें जो भी लास्ट में हमने पढ़ी है। इस वाली लाइन को बाद में मैं एग्जाम्पल के साथ किसी में आपको बताऊंगा, फिलहाल इसे ना पढ़े, कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। कैपिटल लॉस एडजस्टमेंट डिसअलाउड, रूल 13। अच्छा, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं। वॉश सेल, अच्छा वॉश सेल क्या है, क्रॉस ट्रेड का है और ट्रेड स्वैप का है। क्रॉस ट्रेड और ट्रेड स्वैप। आई आपने ये कॉन्सेप्ट्स पूछे तो वैसे बहुत कम दफा हुए हैं, ज़्यादा नहीं पूछे, लेकिन चूंकि पार्ट ऑफ सिलेबस है तो हमें पढ़ने तो हैं। इसकी ज़रा थ्योरी पढ़ लें वॉश सेल की। वेयर अ कैपिटल लॉस रियलाइज्ड ऑन अ डिस्पोजल ऑफ स्पेसिफिक सिक्योरिटी बाय एन इन्वेस्टर is preceded or followed in 1 month's period by purchase of the same security by the same investor or its related parties, thus maintaining his portfolio. पोर्टफोलियो का पता क्या होता है? कभी सुना पहले है? क्या होता है? क्या होता है? जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होती है। गुड। बेसिकली पोर्टफोलियो इसी तरह ही है, जिस तरह आप मार्केट में जाएं तो वो जो ट्रॉलियाँ चल रही होती हैं, उस ट्रॉली के अंदर आप जो भी चीज़ खरीदते हैं रखी जाते हैं, ऐसे ही है ना। शॉपिंग करने जाते हैं तो एक ट्रॉली लेके जाते हैं ना साथ, जो नज़र आया घर की ज़रूरत के मुताबिक चीज़ उस ट्रॉली के अंदर डाल दी। तो बेसिकली आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट की बास्केट्स का नाम, इन्वेस्टमेंट्स की बास्केट का नाम पोर्टफोलियो है। सही है। आपकी एक वक्त में एक टाइम पे कितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो उसके लिए जो उस बास्केट के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है ना, उसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो। इस बंदे का ये पोर्टफोलियो, इस बंदे के पोर्टफोलियो में केमिकल इंडस्ट्री के शेयर हैं, और साथ में फर्टिलाइज़र कंपनी के शेयर हैं, और साथ में पेंट कंपनी के शेयर हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया? पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। 5, 6, 7, 2, 3, 1 बेशक आपने इन्वेस्टमेंट किया तो कहेंगे ये इसका पोर्टफोलियो है। ठीक है, जिस तरह आपकी वो बास्केट होती है, वो आप कहते हैं ये मेरी ग्रॉसरी बास्केट है, उसके अंदर गंदम भी होगी, उसके अंदर चीनी भी होगी, उसमें केचप भी होगी, उसमें बोतलें भी होगी। सही है, तो इस तरह से इसको अंडरस्टैंड करें। अब यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है कि एक बंदे का पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इसको ये मैं वॉश सेल का बताने लगा हूँ। ये बड़े ध्यान से कॉन्सेप्ट सुनना है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। थ्योरेटिकली तो चले आप अभी ये वो पूछता है नहीं पूछता, लेकिन ये तीनों कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि फ़र्ज करें एक बंदे के पास पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जिसमें उसने केमिकल कंपनी के शेयर्स खरीदे, उसने फर्टिलाइज़र कंपनी के शेयर खरीदे, उसने टेक्सटाइल कंपनी के शेयर खरीदे, मुख्तलिफ कंपनीज के उसने शेयर खरीद लिए। ठीक है, इसको मोर स्पेसिफिक कर लो कि जी इसने SCL सतारा केमिकल का शेयर खरीदा। ठीक है, यहाँ पे उसने एग्रो का शेयर खरीदा। ठीक है, और टेक्सटाइल में आप लगा लेंगे जी उसके पास इंटरलूक का शेयर है। तो ये जो बास्केट है ये आपकी बन गई उस बंदे की पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये पूरी एक बास्केट बन गई। इस बास्केट के अंदर उसके पास 3 कंपनियों के शेयर हैं, और वो तीनों कंपनियां की जो नेचर है वो फ़र्क है, एक केमिकल है, एक फर्टिलाइज़र है और एक टेक्सटाइल है। 30 जून आया
30 जून पे मिसाल के तौर पे उसको इसके अंदर 1 मिलियन का गेन था, ठीक है, गेन या लॉस, इसके अंदर उसको गेन था 1 मिलियन का, इसके अंदर उसे गेन था 2 मिलियन का, ठीक है, और इसके अंदर उसे लॉस हो रहा था, टेक्सटाइल कंपनी के अंदर उसे लॉस हो रहा था 1 मिलियन का। ये एक हम अजम्पशन करते हैं कि अभी उसने बेचे नहीं है, यानी कि उसे पता है, सही है। जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना तो आपके सामने लिखा आता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की ये वैल्यू है, सही है। तो वैल्यू के मुताबिक इसमें भी गेन था, इसमें भी गेन था और इसमें लॉस था, ठीक है। अब जब वो उसको रियलाइज करता है तो उस पर टैक्स लगेगा, गेन को रखेगा अपने पास तो टैक्स लगेगा, और अगर लॉस होगा तो टैक्स नहीं लगेगा। तो 30 जून पे वो क्या करता है, अगर इन सारी इन्वेस्टमेंट्स को रियलाइज करता है, इन 2 इन्वेस्टमेंट्स को, तो इसको पास कितना गेन है, 3 मिलियन। तो उसे टैक्स कितने में देना पड़ेगा, 3 मिलियन में देना पड़ेगा ना, है। मैं सिर्फ अभी इसकी बात कर रहा हूँ, अभी सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, इन 2 की बात कर रहा हूँ। तो उसे कितने पे टैक्स देना पड़ रहा है, 3 मिलियन पे टैक्स देना पड़ रहा है ना। वो एक काम करता है 30 जून को, वो कहता है यार इसके अंदर ना मुझे लॉस है, क्यों ना मैं इसको भी बेच दूं। अगर मैं इसको बेच दूं तो मुझे कितने पे लॉस देना पड़े, कितने पे टैक्स देना पड़ेगा, 2 मिलियन में देना पड़ेगा ना। ये 3 मिलियन का गेन है तो 1 मिलियन का लॉस है, तो मुझे फिर गेन की टैक्स कितने गेन पे देना है, 2 मिलियन पे। 1 मिलियन से मेरा टैक्स का गेन जो है कम हो जाएगा, उतना ही पोर्शन टैक्स का कम हो जाएगा। तो वो कहता है कि क्यों ना 30 जून से पहले या 30 जून को मैं इसको बेच दूं, ठीक है, और 5 जुलाई को या व्हाटएवर 2 जुलाई 3 जुलाई में अज्यूम कर रहा, 5 जुलाई को मैं यही शेयर वापस खरीद लूं, समझ लगी। 30 जून को मैं इसको बेच दूं और अगले दिन या 2 दिन या 3 दिन के अंदर अंदर 4 दिन में मैं इसी को वापस खरीद लूं, तो हुआ क्या, क्या हुआ, यहां पे उसने 3 मिलियन पे टैक्स देना था, उसने गेम क्या के लिए कि उसने 1 मिलियन लॉस वाले को भी साथ में निकाला, इस नियत के साथ कि जो 3 मिलियन पे गेन देना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है, वो कितने पे देना पड़ेगा, 2 मिलियन पे। लेकिन गेम क्या खेली कि इसको निकाला और 1 या 2 दिन बाद जैसे ही साल चढ़ा वापस खरीद लिया। तो अगर मैं कहूं कि उसने 5 जुलाई को उसको वापस खरीद लिया, तो 5 जुलाई को उसके पोर्टफोलियो में शेयर्स यही पड़े होंगे, यही पड़े होंगे ना। तो क्या उसका पोर्टफोलियो इंपैक्ट हुआ, उसका पोर्टफोलियो जो 30 जून से पहले का था वही पोर्टफोलियो 30 जून के बाद भी पोर्टफोलियो पे कोई इंपैक्ट आया, यानी कि उसका पोर्टफोलियो मेंटेन है एक ही जगह पे, लेकिन बीच में वो गेम डाल गया ना गेम, पोर्टफोलियो उधर ही खड़ा है, लेकिन वो 1 मिलियन लॉस को फेंक के दोबारा उसने लॉस में ही खरीद लिया, क्योंकि उसी टाइम के ऊपर वैल्यू कितनी चेंज हुई होगी, 3-4 दिन में, ज्यादा नहीं होती वैल्यू चेंज। अगर बहुत ही तेज मार्केट चल रही हो फिर चेंज होती है, अगर चलो बहुत तेज चल भी रही है तो वो 5 की जगह 1 जुलाई को खरीद ले, 30 को बेचे 1 को ले ले, साल तो बदल गया ना, साल तो बदल गया। तो मैं यहां पे 1 कर लेता हूं, चलो कि वो फर्स्ट को कर ले। तो पोर्टफोलियो उसका सेम रहा, तो गेम क्या वो डाल गया कि लॉस को फेंका, गेन को कम कराया, टैक्स कम जमा कराया और लॉस वाले शेयर को वापस से
खरीद लिया। लेकिन कोई रखेगा ही क्यों लॉस वाली चीज? वो एक अलग बात है, आप लोग आगे पहुंच जाते हैं, पहले इसको तो समझे हैं। ठीक है, मार्केट जा रही है, वो खरीदेगा, उसकी मर्जी है। ठीक है, मार्केट जा रही है ना। हाँ जी, इस बात की समझ लगी? सर लॉस एडजस्टेबल है यहाँ पे? हाँ, लॉस और एडजस्टेबल ही है ना, लिस्टेड ही है ना, 37 ये है ना। इतना कुछ करने की जरूरत क्या करने की जरूरत क्या है? मैं बेचा फिर मैं दोबारा खरीदा। तो लॉस रियलाइज एडजस्ट करना था, तो इसलिए तो बेचा ना। लॉस और प्रॉफिट आपने जब रियलाइज कर लेना है तभी देना है ना। जब आपने लॉस रियलाइज करना है तो लॉस रियलाइज कब होगा? जब आप चीज को बेचेंगे। बेचेंगे तो लॉस कमाएंगे, बेचेंगे तो गेन कमाएंगे। बेचेंगे नहीं तो लॉस या गेन कैसे कमाएंगे? तो उसको बेचेंगे तो लॉस कमाएंगे 1 मिलियन का, बेचेंगे तो 3 मिलियन का गेन कमाएंगे, 3 मिलियन का गेन कमाएंगे। ठीक है, तो उसने उसको बेचा, टैक्स को अपने कम कराया और इस लॉस को उसने एडजस्ट कराया, और बाद में उसने फिर इसको इतनी ही कीमत में अगले दिन वापस खरीद लिया। तो चीज उसकी उसकी उसी तरह ही पोर्टफोलियो उसका मेंटेन रहा। इस कॉन्सेप्ट की समझ लगी? अब लॉ वाला क्या कहता है? लॉ वाला भी अक्लमंद है, लॉ को भी समझ लग गई। लॉ को भी समझ लगी कि भाई यार इस तरह से तो काम करेंगे तो ये अपने लॉस को एडजस्ट करवाएंगे गेन्स में, तो जब लॉस को गेन में एडजस्ट कराएंगे तो ये टैक्स कम देंगे। तो लॉ ने एक प्रोविजन डाल दी कि आप जो शेयर बेचेंगे, जो शेयर बेचेंगे, जो शेयर बेचेंगे, वो शेयर जिस दिन बेचेंगे उसके 30 दिन के अंदर अंदर दोबारा बाय नहीं करेंगे। जो शेयर बेचेंगे उसके 30 दिन के अंदर अंदर दोबारा बाय नहीं करेंगे। और अगर करेंगे तो हमने क्या पढ़ा है कि ये जो लॉस है ये एडजस्टेबल होता है ना, तो अगर करेंगे तो ये लॉस एडजस्टेबल नहीं होगा, इट विल बी नॉन एडजस्टेबल। अगर 30 दिन के अंदर अंदर दोबारा बाय करेंगे तो लॉस मेरा एडजस्टेबल नहीं होगा। जी, अगर 30 दिन के अंदर वापस खरीदेंगे तो टैक्स पे करने के बाद ही खरीदा जाएगा? टैक्स तो मेरा 30 जून को हो गया ना। अगर हम बाद में खरीदेंगे तो क्या कैसे इंडिकेशन आएगी कि दोबारा खरीदेंगे 30 दिन के अंदर? वो जब आप दोबारा से उसे शो करेंगे, ठीक है, जब हाँ जब आप उसे दोबारा से शो करेंगे अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर, तब आइडिया हो ही जाएगा ना। इस तरह के जो काम होते हैं ना कि 30 दिन के अंदर उसे दोबारा खरीदा या नहीं, कि जब आपका ऑडिट खुलता है ना तब डिटेल के अंदर चेकिंग होती है सारी। ठीक है, कि लॉ ने तो लेकिन एक प्रोविजन बता दी है ना कि आपने जो शेयर बेचा, ठीक है, और बेचने के बाद आपने 30 दिन के अंदर अंदर दोबारा बाय कर लिया, तो अगर वो लॉस था उसमें तो वो लॉस आपको एडजस्ट करने की इजाजत नहीं होगी। अब इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए इन लाइनों को दोबारा पढ़ें, वॉश सेल को। वेयर, अब दोबारा आपने पढ़ना जरा, वेयर अ कैपिटल लॉस रियलाइज्ड, रियलाइज्ड ये आपके वाला जवाब, रियलाइज्ड मतलब बेच दिया, कैपिटल लॉस रियलाइज्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ स्पेसिफिक सिक्योरिटी। ठीक है, किसी एक सिक्योरिटी की डिस्पोजल के ऊपर आपने लॉस को रियलाइज कर लिया, बाय एन इन्वेस्टर इज प्रिसीडेड और फॉलोड in 1 month's period by purchase of the same security by the
सेम इन्वेस्टर और इट्स रिलेटेड पार्टी, खुद नहीं बाय किया, अपनी बीवी को बाय करवा दिया, अपने बच्चे को बाय करवा दिया, अगर फीमेल है तो अपने हस्बैंड को बाय करवा दिया, रिलेटेड पार्टी यही हो गया ना, खुद नहीं किया या अपनी रिलेटेड पार्टी करवा लिया। दस मेंटेनिंग दी पोर्टफोलियो मेंटेन रखा अपना, ठीक है। अब लगी समझ इन 3 लाइनों की, सही है। वो कहता है कि जी कैपिटल लॉस को आपने रियलाइज किया, ये जो ऊपर वाली कहानी सुनाई है ये तो वैसे समझाने के लिए सुनाई है, अगर आप इस ऊपर वाली कहानी के अलावा वैसे भी समझें इस बात को कि कैपिटल लॉस को रियलाइज किया, उसको डिस्पोज करके और 1 महीने के अंदर अंदर वापस उसको खरीद लिया अपना पोर्टफोलियो मेंटेन रखने के लिए, तो जो लॉस रियलाइज किया था वो एडजस्टेबल नहीं होगा। इस कहानी को बेशक इतना फोकस ना करें ऊपर वाले को, ठीक है, ये जस्ट समझाने के लिए था कि पोर्टफोलियो मेंटेन है, सिर्फ फोकस इसको भी करेंगे तो बात समझ लग जाएगी, ठीक है। कि कैपिटल लॉस रियलाइज किया, कैपिटल लॉस रियलाइज किया सिक्योरिटी को डिस्पोज ऑफ करके, ठीक है, और 1 माह के अंदर अंदर उसी सिक्योरिटी को खुद या रिलेटेड पार्टी के थ्रू दोबारा खरीद लिया, दोबारा खरीद लिया। तो अगर 1 माह के अंदर दोबारा खरीद लिया तो जो लॉस बेचने पे रियलाइज किया था वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉन एडजस्टेबल। हो सकता है, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो फिर अप्लाई नहीं ना होगा उसके ऊपर, फिर हो सकता है, फिर नहीं कोई प्रॉब्लम, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बेसिकली कहते हैं वॉश सेल, कहते हैं आपने अपनी सेल को धो दिया, पकड़ के धो ही दिया, आपने लॉस रियलाइज किया, बाद में दोबारा फिर कर लिया, एक तरह की टर्मिनोलॉजी यूज की है वॉश सेल की। तो कहते हैं अगर आपने वॉश सेल की है तो आपका लॉस जो होगा वो नॉन एडजस्टेबल होगा, ठीक है। अगर आपने वॉश सेल की है तो लॉस क्या हो जाएगा, नॉन एडजस्टेबल। और वॉश सेल क्या होती है वो आपको मैंने बता दिया। इसमें कोई क्वेरी है तो बताएं। कोई क्वेरी नहीं, सारा समझ लग गया। नॉर्मली इसके ऊपर क्वेरी बनती है स्टूडेंट्स की, आप लोगों को कैसे समझ लग गया सारा है? अच्छा चले अच्छा, अब तो ये पड़ा था वॉश सेल, ठीक है। अब इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ट्रेड स्वैप में, ठीक है। पहले इसकी 3 लाइनें पढ़ लें जो हमने पढ़ी हैं। सर आपने बताया कि वो हम दोबारा शेयर खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते 30 दिन के अंदर अंदर, अगर खरीद ले हैं, अगर हम खरीद लेंगे तो फिर वो वॉश सेल बन जाएगा। अगर वो खरीद लेंगे तो इसका मतलब है कि ये वॉश सेल है, और वॉश सेल है तो जो लॉस रियलाइज किया था वो अनएडजस्टेबल हो जाएगा अगर 30 दिन के अंदर अंदर दोबारा खरीद लेंगे। हाँ, अगर नहीं खरीदेंगे तो फिर आप बाद में खरीदेंगे तो फिर ये जो लॉस रियलाइज किया होगा वो एडजस्टेबल है 30 दिन के बाद। 30 दिन के अंदर अंदर नहीं ना खरीदा तो उस लॉस को जो रियलाइज किया था कुछ नहीं करेंगे। 30 दिन के बाद लॉस को नहीं छेड़ना। अगर 30 दिन गुजर गए हैं, लॉस को नहीं छेड़ना। अगर 30 दिन गुजर गए हैं, लॉस को कब छेड़ना है? 30 डेज के अंदर अंदर दोबारा से बाय कर लिया, ठीक है। तो फिर लॉस को कहना है कि भाई वापस जाओ अपने घर, वो नॉन एडजस्टेबल हो जाएगा। अगर 30 दिन के अंदर अंदर दोबारा बाय कर लिया तो जो पहले लॉस रियलाइज किया था वो नॉन एडजस्टेबल हो जाएगा। लॉस पे कौन सा टैक्स देना पड़ेगा?
है। इसकी तरफ लॉजिक हाँ, ये है कि अगर वो नॉन एडजस्टेबल हो जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा लॉस, फिर कैपिटल गेन का बाकी सारा निकालेंगे ना, फिर ये 3 मिलियन के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, रिवर्स हो जाएगा ना, तो कैपिटल गेन अपनी असल हालत में आ जाएगा। इसकी कोई ना कोई एग्जांपल भी कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। अच्छा, ये इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये जो वॉर सेल है ना, ये मुझे पता चला आप लोगों को बहुत अच्छा लगा आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लगा कि वो कहता कि एक और ऐसा मिलता जुलता ही है, बड़ा ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो शो खराब करने के लिए आया हैं? वो शो खराब करने के लिए आया। हाँ, अच्छा, इसके अंदर ना वो एक बात कहता है, इसके अंदर वो ये बात कहता है कि आपने पहले में तो वो कहता है ना कि आपने, मैंने मिसाल दी कि जी ये टेक्सटाइल एक कंपनी, यहाँ पे मैंने नाम लिखे थे कि इस स्पेसिफिक कंपनी के शेयर्स उसने जो है वो बाय किए हुए थे, तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट सारा वही है, सारा कॉन्सेप्ट वही है कि 30 दिन के अंदर दोबारा बाय कर लेगा, अगर तो लॉस हो जाएगा और ये होगा। लोग क्या करते थे, यहां पे अगर उसको इस वाले शेयर में लॉस था, ठीक है, अगर उसको इस वाले शेयर में लॉस था, तो इस वाले को ही बाय कर रहा है ना दोबारा यहां पे जाके। जब लोगों को पता चला इस बात का कि यार मैं वो ही कंपनी का शेयर दोबारा बाय नहीं कर सकता, तो वो क्या करते थे कि उस कंपनी का शेयर नहीं बाय करते थे, उसी सेक्टर में से किसी और कंपनी का शेयर बाय कर लेते थे। हाँ, मिसाल के तौर पे टेक्सटाइल के अंदर ही किसी और टेक्सटाइल का शेयर बाय बैक कर लेंगे, कंपनी चेंज कर लेंगे, लेकिन सेक्टर क्या रखेंगे, सेम, क्योंकि लॉ ये समझता है, और ऐसा होता भी है कि जब एक सेक्टर नीचे गिर रहा होता है तो वो सारे शेयर ही नीचे गिर रहे होते हैं उस सेक्टर के, ठीक है। मतलब टेक्सटाइल सेक्टर नीचे गिर रहा है तो टेक्सटाइल कंपनियों के सारों के शेयर्स नीचे गिर रहे होंगे। तो वॉश सेल के अंदर तो जिस कंपनी के शेयर को बेचा था उसी को खरीदते थे, लेकिन स्वैप सेल के अंदर जिस कंपनी की सेक्टर में ऑपरेट कर रही थी उस सेक्टर के शेयर को रीपरचेज कर लेते थे, बेचते थे। टेक्सटाइल जिस कंपनी के शेयर को बेचा उसका सेक्टर ढूंढा कौन सा था, हाँ ये टेक्सटाइल सेक्टर था, तो वापस खरीदते टाइम सेम सेक्टर की किसी और कंपनी के शेयर को बाय बैक कर लेते थे। लगी समझ? तो कहता कि भाई ऐसा भी नहीं करना, आपने जो सेक्टर बेचा है, ठीक है, आपने उस सेक्टर के शेयर्स को भी बाय बैक नहीं करना। आप लोग दोनों को समझ लग रही? आपको लगी समझ? किसको क्या मसला है? ये तो टैक्स वालों से पूछना पड़ेगा उसे मसला क्या है। लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, मसला उसको यही है कि वो कहते हैं कि अगर आप ये काम कर रहे हैं, बेसिकली अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप ये काम जान के कर रहे हैं और अपने गेन को कम कराने के लिए, टैक्स कम देने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। वो समझता है लॉ वाला, टैक्स वाला, कि आप जो ये हरकत कर रहे हैं ये नॉर्मल ट्रेड में नहीं कर रहे, आप ये हरकत जानबूझ के अपना टैक्स बचाने के लिए कर रहे हैं। सही है? हो कहते हैं उसका जो जाहिरी है वो नॉर्मल ही है, लेकिन आपकी नीयत पीछे ऐसी है कि आप टैक्स बचाना चाह रहे हैं, ठीक है। इस वजह से टैक्स प्लानिंग को, उस टैक्स बचाने को देखे ना, अब यहां पे आपको गेन हो रहा था 3 मिलियन का, अच्छा भला, अब टैक्स को तो जाना था 3 मिलियन के ऊपर टैक्स वालों को, आपने ये हरकत करके 1 मिलियन का लॉस बुक किया और बाद में फिर वो खरीद लिया, तो आपने फिर कितने पे टैक्स जमा कराया?
2 मिलियन पे, तो उनको तो 1 मिलियन के ऊपर टैक्स कम गया। वो कहते हैं अगर आपने 30 दिन के अंदर